स्क्विड गेम के सीजन 1 में सॉन्ग गेहुन नामक एक बदकिस्मत ड्राइवर को पेश किया गया है जो तलाकशुदा है, अपनी बेटी से अलग हो चुका है, कुछ खतरनाक लोन शार्क के भारी कर्ज में डूबा हुआ है और अपनी जुए की लत को पूरा करने के लिए अपनी मां से पैसे चुराने का सहारा ले रहा है। अपने जीवन के सबसे बुरे दौर में गेहुन के पास एक अजनबी आता है जो उस पैसे के लिए डोकजी के एक साधारण खेल में चुनौती देता है। गेहुन की दिलचस्पी को बढ़ाते हुए वह व्यक्ति उसे बहुत अधिक दांव वाले गेम खेलकर बहुत अधिक पैसे जीतने का मौका देता है। हताश गेहुन सहमत हो जाता है, जिसके कारण उसे नशीला पदार्थ दिया जाता है और वह 65 अन्य लोगों के साथ एक विशाल रहने की जगह में जाता है। अजनबियों के इस बड़े समूह ने हरे रंग के ट्रैक सूट पहने हैं और उनकी पहचान उनके अपने विशिष्ट नंबर से होती है, जिसमें गेहुन को खिलाड़ी 456 कहा जाता है। गेहुन और उसके साथी खिलाड़ियों को पता चलता है कि वे सभी एक अज्ञात स्थान पर फंस गए हैं, मास्क गार्ड और गुलाबी जंपसूट द्वारा संरक्षित हैं और कई अरब वोन जीतने के मौके के लिए 6 दिनों के दौरान 6 खेलों की श्रृंखला में प्रतिस्पर्धा करेंगे। जैसे ही खिलाड़ी अपने पहले खेल की तैयारी करते हैं, गेहुन को पता चलता है कि उसका बचपन का दोस्त जो सांगवू एक साथी खिलाड़ी है जिसे 218 कहा जाता है, जो खेलों में भाग ले रहा है। यह जोड़ी बुजुर्ग खिलाड़ी एक ओह इल नाम से मित्रता करती है और वे सभी आगामी खेलों में एक दूसरे की सहायता करने के लिए सहमत होते हैं। गेहुन खिलाड़ी 67 कांग से बायोक को भी पहचानता। यह खेल एक सरल लाल बत्ती हरी बत्ती है, जहां नियम यह है कि समय समाप्त होने से पहले खेल के मैदान के एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ना है। जब भी एक विशाल यांत्रिक गुड़िया हरी बत्ती दिखाती है तो शुरू करें और जब भी गुड़िया लाल बत्ती दिखाती है तब रुके। यह खेल तब घातक साबित होता है जब नियम तोड़ने वाला पहला खिलाड़ी गोली मारकर मारा जाता है। इससे अन्य सभी खिलाड़ी घबरा जाते हैं, जिससे कई लोग घबरा जाते हैं और भाग जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक व्यापक नरसंहार होता है जिसमें आधे से अधिक प्रतियोगी मारे जाते हैं। भयभीत गेहुन और उसके सहयोगी पहले गेम में बच जाते हैं। अब उन्हें पूरी तरह से पता है कि उनके लिए घातक दांव क्या है। प्रत्येक खिलाड़ी की मृत्यु के साथ कुल पुरस्कार राशि में और अधिक धन जुड़ जाता है। प्रतियोगी खेल को समाप्त करने के लिए बहुमत से मतदान करते हैं और गार्ड सभी को उनके घरों को वापस छोड़ देते हैं। किसी को भी कोई पैसा नहीं मिलता। गेहुन अपने अनुभव के बारे में पुलिस को सचेत करने का प्रयास करता है, लेकिन कोई भी उसके अजीबोगरीब दावों पर विश्वास नहीं करता। जासूस हुआंग जूनहो को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं करता, जिसका भाई पहले इसी तरह के खेल का निमंत्रण मिलने के बाद लापता हो गया था। खेल के भयानक खतरों के बावजूद गेहुन और अधिकांश अन्य खिलाड़ियों को पता चलता है कि विशाल पुरस्कार जीतना उनके जीवन की समस्याओं का एकमात्र समाधान है और वे स्वेच्छा से खेल में फिर से प्रवेश करना चुनते हैं। सांगवू वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए गिरफ्तारी के कगार पर है। बुजुर्ग इल नाम अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण नहीं बल्कि बहादुरी से मरना चाहता है और से बायोक अपने परिवार को उत्तर कोरिया से बाहर निकालने में मदद करना चाहती है। जासूस जूनहो गुप्त रूप से एक गार्ड के रूप में प्रस्तुत करके खेलों में घुसपैठ करता है और पता लगाता है कि प्रतियोगिता एक दूरस्थ द्वीप पर खेली जा रही है। पर्दे के पीछे गार्डों का निरीक्षण करते हुए उन्हें पता चलता है कि वे मृत खिलाड़ियों के अंगों की कटाई कर रहे हैं और उन्हें काले बाजार में बेच रहे हैं। जूनहो को यह भी पता चलता है कि ये घातक खेल 30 से अधिक वर्षों से खेले जा रहे। जब विदेशी वीआईपी खेलों पर दांव लगाने के लिए द्वीप पर पहुंचते हैं तो जूनहो चुपके से उनमें से एक पर हमला करता है और द्वीप पर होने वाली सभी घातक और अवैध गतिविधियों का कबूलनामा दर्ज करता है। जब जूनहो सबूतों के साथ भागता है तो उसे फ्रंटमैन पकड़ लेता है, जो अपना मुखौटा हटाकर बताता है कि वह वास्तव में इनहो है। इनहो अपने भाई को खेलों की देखरेख में मदद करने के लिए भर्ती करने का प्रयास करता है, लेकिन हैरान और धोखा खाए जूनहो ने मना कर दिया, जिसके कारण इन्होंने जूनहो को गोली मार दी, जिससे वह एक चट्टान के किनारे से समुद्र में गिर गया। खेलों में वापस आकर और आगे आने वाले खतरों के लिए बेहतर तरीके से तैयार होकर गेहुन, सांगवू और इल नाम से बायोक और खिलाड़ी 199 वाली एक पाकिस्तानी अप्रवासी के साथ जुड़ते हैं, जिसने अपने सामान्य जीवन में भारी पूर्वाग्रह का सामना किया है। दूसरे गेम में प्रत्येक खिलाड़ी को एक सर्कल, स्टार, त्रिकोण या छतरी के बीच चयन करने की आवश्यकता होती है और अपना चयन करने के बाद उन्हें एक नाजुक कुकी से अपने चुने हुए आकार को काटने के लिए मजबूर किया जाता है। दुर्भाग्य से गेहुन ने गलती से अपने लिए छाता चुन लिया, जो अब तक का सबसे कठिन आकार था। इसके बावजूद गेहुन अपने सभी सहयोगियों के साथ सफलतापूर्वक कार्य पूरा करता है। दूसरे गेम के बाद विरोधी खिलाड़ी 101 डेओक्सू एक अन्य खिलाड़ी को उसके आवंटित भोजन राशन से अधिक खाने का आरोप लगाने के बाद मार देता है। गार्ड हस्तक्षेप करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, जिसका एकमात्र परिणाम अंतिम पुरस्कार पॉट में अधिक पैसा जोड़ना होता है और इसलिए देओक्सू को पता चलता है कि वह गेम में अपनी स्थिति आसान बनाने के लिए अन्य प्रतियोगियों को मार सकता है। वह खिलाड़ी 212 मिनियो सहित समान विचारधारा वाले खिलाड़ियों का गठबंधन बनाता है और वे दंगा करते हैं। गेहुन और उसके नए दोस्त घातक रात से बचने के लिए एक साथ मिलते हैं और गेम 3 में पहुंचते हैं। तीसरा गेम रस्साकशी है, जिसमें खिलाड़ियों को एक दूसरे का सामना करने के लिए 10 की टीम बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। देओक्सू अपने वफादार सहयोगी मिनियो को धोखा देता मिनियो, गेहुन और उसके सहयोगियों के साथ एक टीम में शामिल हो जाता है,
और एक कमजोर टीम होने के बावजूद बुजुर्ग इल्नाम अपने सहयोगियों को सर्वोत्तम रणनीति लागू करके उनके मैच को जीतने में मदद करता है। गेम 4 की शुरुआत खिलाड़ियों को एक साथी चुनने के लिए मजबूर करने से होती है। गेहुन इल्नाम के साथ जोड़ी बनाता है जबकि सांगवू अली के साथ जोड़ी बनाता है। दुर्भाग्य से खिलाड़ियों को फिर मार्बल से भरा एक बैग सौंप दिया जाता है और कहा जाता है कि गेम जीतने के लिए उन्हें किसी भी तरह से एक टाइमर के अंत तक अपने साथी के सभी मार्बल अपने कब्जे में लेने होंगे। जो हारता है वह मर जाता है। गेहुन और उसके सहयोगी सभी तबाह हो जाते हैं कि अब उन्हें एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि सहबायो खेल जीतने के लिए किसी को मौत की सजा देने से सदमे में है। सांगवू ठंडे तरीके से अपने दोस्त अली को उसके मार्बल देने के लिए धोखा देता है। जैसे ही समय समाप्त होता है और गेहुन को विजेता घोषित किया जाता है, इल्नाम कबूल करता है कि उसने गेहुन को जीतने दिया क्योंकि वे गणबू विश्वसनीय दोस्त हैं और इसलिए गेहुन अपने कार्यों और इल्नाम की मौत से व्याकुल होकर खेल छोड़ देता है। खेल में जाने पर केवल 16 खिलाड़ी बचते हैं, जिनमें गेहुन, सांगवू, सेबायोक, देओक्सू और मिन्यो शामिल हैं। अगला गेम ग्लास स्टेपिंग स्टोन्स है, जहां प्रतियोगियों को ग्लास पैनलों से बने एक पुल को पार करना होगा, जिनमें से कुछ उनके वजन का समर्थन कर सकते हैं और अन्य जो टूट जाएंगे और खिलाड़ी को उनकी मौत के लिए गिरा देंगे। खिलाड़ियों को यादृच्छिक रूप से वह क्रम दिया जाता है जिसके लिए उन्हें पुल पार करना चाहिए और उसके सामने अनगिनत खिलाड़ियों को उनकी मौत के लिए गिरते देखने के बाद देओक्सू आगे बढ़ने से इनकार कर देता है। देओक्सू द्वारा त्याग दिए जाने से अभी भी दुखी मिन्यो देओक्सू को पकड़ने के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला करती है और उन दोनों को मौत के घाट उतार देती है। समय समाप्त होने और प्रतियोगियों के पुल पार न करने के साथ सांगवू गलत रास्ता बताने के लिए अपने सामने वाले खिलाड़ी की बेरहमी से बलि दे देता है, जिससे वह खेल में बचे एकमात्र अन्य खिलाड़ियों अपने सहयोगियों गी हुन और सेबायोक के साथ सुरक्षित रूप से पुल पार कर सकता है। गी हुन को अब पता चलता है कि उसका बचपन का दोस्त सांगवू जीवित रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, भले ही इसका मतलब अपने सहयोगियों के खिलाफ हो जाना हो। दुर्भाग्य से यह ज्ञान उसे सांगवू को सेबायोक की हत्या करने से रोकने में मदद नहीं कर सकता। अंतिम गेम टाइटल स्कूलयार्ड क्लासिक स्क्विड गेम है, जिसे गीहुन और सांगवू एक साथ खेलते हैं। अंततः गीहुन सांगवू को हरा देता है, लेकिन वह नहीं चाहता कि उसका दोस्त मर जाए और इसके बजाय उन दोनों से पैसे छोड़ देने और साथ में जिंदा और स्वस्थ रहने के लिए विनती करता है। लेकिन सांगवू इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है और गेहुन को पैसे जीतने देने के लिए खुद का बलिदान कर देता है। गेहुन घर लौटता है और पाता है कि उसकी अनुपस्थिति में उसकी मां की मृत्यु हो गई है। 1 साल बाद गेहुन एक अमीर आदमी है, लेकिन वह अपने साथ हुई हर बात से काफी सदमे में है, जिसके कारण वह अपनी जीत की राशि को खर्च करने से इनकार कर देता है। इसके बाद गेहुन को इल्नाम से मिलने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो आश्चर्यजनक रूप से खेलों से बच गया है। हालांकि अब वह मृत्युशैया पर है। जैसा कि इल्नाम बताता है कि वह वास्तव में खेल का मूल निर्माता है, क्या एक भी राहगीर आधी रात से पहले एक शराबी अजनबी की मदद करेगा? गीहुन शर्त स्वीकार करता है और शराबी को सहायता की पेशकश होते देख राहत महसूस करता है। जैसे ही इल्नाम उसकी हार का गवाह बनता है, वह अपनी बीमारी के आगे झुक जाता है और मर जाता है। मानवता में उसका विश्वास अब बहाल हो गया है। गीहुन ने सेबायोक के अनाथ भाई को बचाया और उसे सांगवू की मां की देखभाल में सौंप दिया और उन दोनों को सुरक्षित रहने के लिए अपनी जीत का कुछ हिस्सा दिया। जैसे ही गीहुन सुलह की उम्मीद में आखिरकार अपनी अलग हो चुकी बेटी से मिलने की तैयारी करता है, वह देखता है कि एक अजनबी को स्क्विड गेम के अगले संस्करण को खेलने के लिए भर्ती किया जा रहा है।